हेलो गाइस, अगर आपने इस सीरीज को शुरू से नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। येनलंग और रायन जब क्लैन पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं। कुछ नकाबपोश आदमी पूरे क्लैन को आग लगाकर सभी लोगों को मार दिया था। उन दोनों को सामने देखकर एक आदमी कहता है, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। तभी दूसरा आदमी कहता है, रुको, ये दोनों तो क्लैन हेड की परिवार से है। अब हमारे पास मौका है अपना बदला लेने का। अब हम इनको मार डालेंगे। उनकी बकबक सुनकर येनलांग रायन से पूछती है, क्या योनह्वा ने उनके परिवार को खत्म किया था? रायन बताती है, मुझे इनके क्लैन कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी योनह्वा ने किसी को भी जान से नहीं मारा, बस कुछ तकलीफें दी हैं। यह सुनकर येनलांग भड़क जाती है, बस इतनी सी बात के लिए हमारे क्लैन के लोगों को जान से मार दिया। यह कहकर येनलांग अटैक के लिए आगे बढ़ जाती है और अपने फौलादी हाथों से उनके अटैक को डोज करके दो बंदों को एक झटके में खत्म कर देती है। यह देखकर दो बंदे हैरान व आगे कुछ सोच पाते, तभी येनलंग उनके पीछे जाकर दोनों को एक फ्लाइंग किक के साथ ढेर कर देती है। यह सब नजारा देखकर रायन पूरी तरह हैरान हो जाती है। आखिर येनलंग इतना स्ट्रांग कैसे हो गई? जू ह्योक इसे किस तरह का ट्रेनिंग सिखाता है? और मुझे नहीं पता आखिर या अचानक डिवाइन आर्टिफैक्ट को क्यों देखना चाहती है। जो भी हो, इस सिचुएशन से निपटने के बाद मैं इसे क्लैन हेड बना दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद हम येनलांग की दो बहनें को देखते हैं जो दुश्मनों से लड़कर हार चुकी थी। उनके शरीर में कुछ ताकत नहीं बची थी कि आगे कुछ कदम उठा सके। तभी येनलांग और रायन वहां आकर कई दुश्मनों को निपटा देती हैं। यह देखकर येनलांग की बहनों की आंखें भर आती हैं कि हमारी छोटी बहन हमें बचाने आ गई। अब उनके अंदर भी लड़ने की हौसला आ जाता है। अब सारी दुश्मनों को चारों मिलकर गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं, पर अभी भी कुछ दुश्मन बाकी थे जिसकी डर से हालत खराब हो रही थी। तभी एक गंजा आदमी अपने गैंग के एक आदमी का सर दबाते हुए कहता है, क्या तुम बस किनारे खड़े होकर तमाशा देखोगे? मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ भेजा था। वह बंदा दर्द के मारे करहा रहा था, लेकिन वह गंजा आदमी उसका सर अपने हाथों से जोर से दबाकर क्रश कर देता है। यह सब देखकर रायन कहती है, इसके पहनावे को देखकर मुझे लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ। कहीं यह जामू क्लैन के मुखिया है हुआंग तो नहीं? वह गंजा आदमी अपना मुखौटा उतारता है। सही कहा, मैं ही जामू परिवार का मुखिया हूँ। हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमें चीन का नंबर 1 कबीला परिवार का दर्जा वापस लेना है। यह सुनकर येनलांग कहती है, तुम यहाँ टॉप पोजीशन हासिल करने आए हो या फिर लोगों को जान से मारने? गंजा आदमी हंसते हुए कहता है, हम बस वही कर रहे हैं जो तुम्हारी मुखिया ने हमारे साथ किया था, बस अपने तरीके से। कोई एतराज? फिर उसने प्रस्ताव रखा, तुम दोनों के लिए एक ऑफर है, हमारे परिवार की गुलाम बन जाओ तो मैं अपनी सेना वापस ले लूंगा। गुस्से में येनलांग चिल्लाई, हमारी हेड की वजह से तू इस तरफ देखने से भी डरता था, शर्म नहीं आती? दफा हो जा गंजे कमीने। गंजा आदमी हंसा, ये अभिमानी कुतिया कुछ हद तक सही है, मैं सच में तुम्हारी हेड से डरता था। पर फिर उसकी आवाज कठोर हो गई, लेकिन अब वो नहीं है और स्नो सियोल क्लैन कचरे से भी अब बेकार है। यह कहकर अपने हाथ में फायर इकट्ठा कर वह अटैक के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन येनलंग को उसके अटैक मूवमेंट बहुत स्लो लगता है। उसे महसूस होता है कि इसके सारे मूवमेंट को मैं पहले ही देख सकती हूँ। यह जरूर जू ह्योक की ट्रेनिंग के वजह से है। येनलंग इसका फायदा उठाकर साइड से अटैक करती है, जिससे गंजा आदमी बेहोश हो जाता है। यह सब देखकर उसके गैंग के लोगों की फट जाती है। वह तुरंत ही यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। उनके जाने के बाद येनलांग अपनी बहन से घायल लोगों को रेस्क्यू करने बोलती है। उसकी इस कमांड को सुनकर दूसरी बहन रायन से कहती है, अब मैं महसूस कर रही हूँ कि येनलांग को क्लैन हेड क्यों बनना चाहिए और मैं इसे क्लैन हेड बनाने के सपोर्ट में हूँ और दूसरी बहन भी यही चाहती है। फिर थोड़ी देर बाद रायन और येनलांग सीक्रेट रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ी और ठंडी बर्फीले हवाएं। येनलांग ये सब देखकर हैरान थी कि हमारे क्लैन में कुछ ऐसा भी जगह था। रायन बताती है, यह कॉन्स्टेलेशन का कमरा है जहां डिवाइन आर्टिफैक्ट रखा जाता है, एक खास मैजिकल बैरियर से बांधकर। थोड़ी देर बाद बर्फ में हाथ डालकर एक बॉक्स बाहर करती है और उसे खोलते हुए कहती है, यही है डिवाइन आर्टिफैक्ट हमारे कॉन्स्टेलेशन का। यह सुनकर येनलांग कहती है, यह ग्लव्स तो मेरे लिए बहुत ही खास है। फिर मन में सोचती है, मैं इसे पहनकर ऑरेंज जैसे ही जल्दी स्ट्रांग बन जाऊंगी और फिर जू ह्योक को मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा मेरी ट्रेनिंग में, जिससे मैं ज्यादा टाइम उसके साथ बिता पाऊंगी। येनलांग को मन में खोया देखकर अचानक रायन पूछती है, येनलांग क्या तुम्हें हमारे डिवाइन आर्टिफैक्ट में दिलचस्पी है? येनलांग घबरा जाती है, हाँ? रायन समझ जाती है, मुझे लगता है तुम यहाँ सिर्फ देखने नहीं आई हो, तुम्हें कुछ और चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा है। येनलांग तुम पकड़ी गई हो। वो कहती है, मुझे कोरिया वापस जाना होगा। लेकिन रायन नहीं मानती, तुम यहाँ क्यों आई हो? आखिरकार येनलांग सच बोलती है, दरअसल मैं अपने कॉन्स्टेलेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। मुझे नहीं पता कैसे काम करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे मैं निश्चित रूप से मजबूत बनूंगी। रायन कहती हैं, जू ह्योक किम के ट्रेनिंग ने तुम्हें काफी मजबूत बनाया। येनलांग,
हाँ, लेकिन यह बिल्कुल अलग शक्ति है। फिर रायन का बड़ा ऑफर आता है। येनलंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। क्या तुम स्नो सियोल क्लैन की मुखिया बनोगी? येनलान शॉक्ड। आप क्या कह रही हैं आंटी? मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। रायन समझाती है, कॉन्स्टलेशन के साथ 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव ब्लेसिंग, ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, जो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ होता है, और पावर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से कहीं ज्यादा होती है। और क्लैन का कॉन्स्टलेशन हेड के साथ डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है। रायन आगे कहती हैं, तुम मजबूत बनना चाहती हो ना, तो परिवार की मुखिया बनो और डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट करो। ये सबसे तेज तरीका है मजबूत बनने का। येनलंग हिचकिचाती है, फिर भी मेरे लिए बहुत जल्दी नहीं है, मैं सिर्फ 17 साल की हूँ। रेयन समझाते हुए कहती है, परिवार का मुखिया पद खाली है, हम बहुत खतरे में हैं। आज का हमला इसका उदाहरण है। तुम्हारी बहनें भी सहमत हैं। कर्तव्यों की चिंता मत करो, मैं खुद संभालूंगी। बस तुमसे क्लैन हेड के लिए हाँ कहना है, क्योंकि हम लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। येनलंग सोचती है और आखिरकार बोलती है, ठीक है, मैं स्नो सियोल क्लैन की मुखिया बनूंगी। यह सुनकर रायन उसे वह ग्लव्स दे देती है और उस ग्लव्स को छूते ही येनलंग मेंटल रेल में पहुंच जाती है। वहां सामने स्नो किंग इन द डीप अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। स्नो किंग येनलंग को सामने देखकर बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद येनलंग का कॉन्ट्रैक्ट स्नो किंग के साथ पूरा होता है। बस फिर क्या था, रायन खुश हो जाती है। यह अच्छी बात है। डिवाइन आर्टिफैक्ट को छुओ और कभी भी कॉन्स्टलेशन से बातचीत करके उसकी पावर को यूज कर सकती हो। कुछ हफ्तों बाद सीन शिफ्ट हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, हीरो एकेडमी। वहां के स्टेडियम में लोग भरे पड़े हुए थे कंपटीशन को देखने के लिए, क्योंकि इस बार यहां बड़े से बड़े एकेडमी के बेहतर से बेहतर स्टूडेंट आए हैं। उन लोगों की शोर सुनकर जूह्योक मन में सोचता है, भला कौन जानता था कि स्कूल शुरू होने के तुरंत बाद वर्ल्ड कंपटीशन होगी। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जूह्योक थोड़ी रूड होकर कहता है, क्या हुआ ब्लैक कैट, तुमने मुझे छुट्टियों के बीच में क्यों बुलाया? ब्लैक कैट नर्म आवाज में कहता है, मुझे आपके काम में रुकावट डालने के लिए माफ करना, पर मैं आपसे एक एहसान चाहता हूँ। एक एहसान? हाँ बिल्कुल, ये बात क्लास शुरू होने से जुड़ी है। क्या तुम्हें याद है कि क्लासेस अगले हफ्ते से शुरू हो रही हैं? जूह्योक अपना सर पकड़ते हुए, ओह हाँ, मैं शेड्यूल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ब्लैक कैट आगे बताता है, असल में अगले हफ्ते वर्ल्ड कंपटीशन भी है। यह सुनकर जूह्योक कहता है, वर्ल्ड कंपटीशन? मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में सुना है। चलो अच्छा है तुमने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं बता दूं, यह स्कूल कंपटीशन की तरह है जिसमें तुमने पहले भाग लिया था, लेकिन यह अलग है क्योंकि इसमें 3 एकेडमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एकेडमी भाग ले रही है। स्कूल कंपटीशन की तरह ही हम पहले साल के छात्रों को चुनेंगे, दूसरे और तीसरे साल के छात्रों को नहीं, क्योंकि वे पहले से गिल्ड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यह मुझे तब पता चला जब मैं डायरेक्टर बना। जूह्योक कहता है, हंटर्स ट्रेनिंग वाली एकेडमी है ना? बिल्कुल सही, पहले साल के लिए यह गिल्ड्स का अटेंशन पाने का अच्छा मौका है। फिर सीधे पॉइंट पर, ठीक है, काम की बात पर आते हैं। जूह्योक, क्या तुम वर्ल्ड कंपटीशन में हमारी वल्हाला एकेडमी के प्रतिनिधि बनोगे? जूह्योक कहता है, क्या तुम इसी एहसान की बात कर रहे थे? और कंपटीशन कहाँ हो रही है? यूएस हीरोज एकेडमी में। यह सुनकर जूह्योक हैरान हो जाता है, लेकिन वह तो हाल ही में तबाह हो गई थी। ब्लैक कैट बताता है, तुम्हारे समय पर पहुंचने से वहां नुकसान कम हुई, इसलिए उन्होंने जल्दी सब ठीक कर लिया। परंपरा से यूएसए ही आयोजन करता है, इस बार भी नहीं पीछे हटेगा। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो स्पेशल क्लास से किसी और को भेज सकते हैं। जूह्योक कहता है, क्या मैं जाऊंगा? मैं प्रतिनिधि बनूंगा। असल में मैं खुद भी हीरोज एकेडमी जाना चाहता था। तभी मेंटल रियल्म में वरच्चे पूछता है, क्या यह उस परिचित जादू के कारण है जिसके बारे में मैंने बात की थी? जूह्योक, हाँ, हो सकता है कि यह मेरे डिसाइपल से संबंधित हो। ब्लैक कैट कहता है, तुम्हारे साथ किसे भेजें? हर एकेडमी से 2 छात्र जाते हैं। जूह्योक कहता है, ऐसी स्थिति में हमें येनलंग को भेजना चाहिए, वह मेरे बाद दूसरी सबसे स्ट्रांग है। हालांकि येनलंग स्पेशल क्लास में है, लेकिन हमारी एकेडमी की छात्रा नहीं है। ब्लैक कैट कहता है, ओह सही है, इसलिए लास्ट ऑप्शन है अरिन चॉय, क्योंकि फिलहाल में हुए मैच में वह अपना अच्छा प्रदर्शन दे रही है। ठीक है। जूह्योक मन में, क्या एहतियात के तौर पर डमी की पावर को भी साथ ले जाना चाहिए? अचानक सीन शिफ्ट होती है गाइड के पास। वह कहती है, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। क्या हुआ? क्या तुमने कहा था कि हम जल्द ही मिल नहीं पाएंगे, तुम ठीक हो? गाइड बोलती है, मैंने कठिन परिस्थितियों के कारण संपर्क किया, माफ करना इतना अचानक। पिछली बार जो उतरा था वह सिर्फ क्रिम्सन गोस्ट डीमन नहीं था, बल्कि टावर ऑफ द एंड की दूसरी मंजिल के सभी नाम थे। जूह्योक कहता है, पिछली जिंदगी में उनके साथ लड़ने में कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन अब हमें जरूर पसीना बहाना पड़ेगा। गाइड बताती है, वे साथ नहीं आएंगे क्योंकि लैब्रिंथ मास्टर ने उन्हें मना किया है लोगों को बेवजह मारना, क्योंकि उसे नाम की पावर क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। यह सुनकर जूह्योक गाइड से कहता है, जो भी हो, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना,
क्योंकि लैब्रिंथ मास्टर की नजर में तुम कभी भी आ सकती हो। यह सुनकर गाइड का दिल बैठ जाता है। वह नम आवाज में कहती है, आज से पहले मुझे अपना ख्याल रखने के लिए किसी ने नहीं कहा, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र है।